there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट की थी। आज के इस लेक्चर में हम जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 जो है इसको स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें हमारे पास है जी, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड। जो हमारे पास वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम कोई नाम दे सकते हैं, कोई यानी कि जैसे हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ए है, बी सी डी ई एफ। ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये सारे हमारे पास वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं और इन सब के जो कलेक्शन है इनको जो हम करली ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं तो इसे हम सेट कहते हैं। ये हमारे पास सेट की डेफिनेशन है। ये जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी आपने ये की थी, सेट की डेफिनेशन। ये हमारे पास सेट के कहलाता है। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अगला जी हमारे पास अ सेट क्यू इज इक्वल टू ए ओवर बी सच दैट ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू जेड एंड बी इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास कहा गया है कि एक जो है हमारे पास ए ओवर बी जो है वो हमारे पास कोई भी मीन्स हमारे पास कोई डिजिट है या कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें ए एंड बी जो है वो बिलोंग कर रहा है जेड से। जो ए है वो भी जेड से बिलोंग कर रहा है, बी भी जेड से बिलोंग कर रहा है। जेड बेसिकली क्या है? जेड बेसिकली हमारे पास जो होते हैं ये हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स हमारे पास 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है कि ए एंड बी की जगह जो है 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन कोई भी डिजिट जो है ए एंड बी की जगह आ सकता है। और शर्त ये है कि बी जो है वो 0 के इक्वल ना हो, यानी कि बी 0 ना हो। बी में 0 के अलावा सारे जो है वो इंटीजर्स आ सकते हैं और ए में 0 के साथ सारे इंटीजर्स आ सकते हैं। तो जितने भी यहाँ पर इंटीजर्स पुट करेंगे और जो जो नंबर हमें हासिल होगा वो हमारे पास क्या होता है, तो उसे हम जो है वो रैशनल नंबर्स कहते हैं। वो हमारे पास रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन भी है और ये इसे आपने जो है वो याद भी रखना है कि कोई भी अगर आप जैसे हमारे पास 1/2 है, 1/5 है, 1/10 है या 4/5 है, 4/10, 4/12, इस तरह कोई भी है जिसको आप पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखते हैं या ए ओवर बी की शक्ल में लिखते हैं, वो हमारे पास रैशनल नंबर ही होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास द डिफरेंट नंबर्स ऑफ वेज टू डिस्क्राइब अ सेट आर। एक सेट को डिस्क्राइब करने के लिए कितने जो हैं वो हमारे पास तरीके होते हैं, कितने मेथड होते हैं? तो वो हमारे पास बेसिकली 3 मेथड होते हैं। एक होता है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरी हमारे पास टेबुलर फॉर्म होती है और तीसरी हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म होती है। ये तीनों जो फॉर्म है ये आप जो है बुक पे या अपने जो कॉपी पे नोटबुक पे इसको लिख रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। ये फॉर्म है बेसिकली कौन कौन सी? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऐसी फॉर्म है जिसमें हमारे पास कह दिया जाता है कि अ सेट ए इज़ इक्वल टू या आप ऐसे कह लें कि ए यहाँ पर लिख दिया जाता है कि ए इज़ बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5। इस तरह के कुछ हमने क्वेश्चंस पहले क्वेश्चन में भी हमसे कहा गया था। यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की जो है वो मैं आपको एग्जांपल जहाँ से फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई क्वेश्चन दिखा देता हूँ जिससे जो है वो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि ये बेसिकली हमारे पास कौन से जो हैं वो होते हैं सेट। ये हमारे पास 5.1 में हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया था सेट एक्स इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल्स टू 17। ये बेसिकली जो है ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है सेट की। यहाँ पे हमें कहा गया है कि सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर मीन्स हमारे पास 1 2 3 4। फर्स्ट 12 नंबर हैं ये हमारे पास जो है ये हमारे पास सेट की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। तो अगर कोई एमसीक्यूज में इस तरह पूछा जाए कि ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है। उसके बाद दैन हमारे पास टेबुलर फॉर्म होती है। टेबुलर फॉर्म जो है सिंपल फॉर्म है, जैसे ये हमारे पास एक्स है और ये वाई है, ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म है जो हमारे पास जो है वो डिजिट्स में दिया होता है। उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म होती है। तो सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो हमारे पास
यही जो इससे पिछली ये जो हमने क्वेश्चन जो मैंने आपको जो एग्जांपल दिया, इस तरह के जो क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं, ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म होती है। इसके अलावा यहाँ पे ये देखें, इस पिछली एक्सरसाइज में जैसे हमारे पास 5 क्वेश्चन में एल की वैल्यू दी गई, एम की वैल्यू दी गई है, इस तरह बहुत सारे जो हैं एक्सरसाइज में हमें जो है इस तरह वैल्यूज़ जो हैं वो दी जाती हैं। तो ये जो है जी, ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है। यहाँ से इसकी और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास ये देखें जी, ये हमारे पास 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, ये जो हमारे पास यू एक्स एंड वाई की जो वैल्यूज़ दी गई हैं, ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है सेट की। सो यहीं से आपके पास तीनों फॉर्म आपको मिल जाएंगी। ये हमारे पास जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म है, और ये हमारे पास जो है इसको हम कहते हैं जी सेट बिल्डर फॉर्म। तो तीन तरीके तरह के होते हैं जी सेट को जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया जी 3 मेथड। अगला जी हमारे पास अ सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड, कोई सेट है जिसका कोई भी एलिमेंट नहीं होता, जिसके अंदर जो खाली सेट होता है, खाली सेट होता है तो उसको एम्प्टी सेट कहते हैं। जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो वो एम्प्टी है जी, खाली है। उसके बाद है जी द सेट एक्स such that x is belongs to w means whole numbers and x is less than equals to 101। whole number कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 up to so on। so 101 जो है ये हमारे पास x जो है वो 101 से लेस है और इक्वल है। सो क्या ये इनफाइनाइट सेट है? इनफाइनाइट का मतलब होता है कि जिसका हमें पता ही नहीं है। सो अगर मैं यहाँ पर एक सेट यहाँ पर लिखता हूँ 1 2 3 अप टू सो ऑन, सो ये इनफाइनाइट सेट है, इसका हमें पता ही नहीं है कि भाई ये कहाँ तक है। इनफाइनाइट है भाई, जो चलता जाएगा, इसका एंड नहीं होगा। सब सेट होता है जी, इसका एक डिजिट हमारे पास सब सेट होता है। नल सेट होता है जिसके अंदर कोई भी ना हो, जो सेट ही जीरो हो, सेट ही जीरो हो, वो हमारे पास नल सेट होता है। सो ये हमारे पास फाइनाइट सेट है, इसके हमें पता है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, कितने इसके अंदर डिजिट हैं। इसके अंदर 101 के इक्वल है या लेस है, तो इसका मतलब है इसके अंदर 102 डिजिट्स होंगे। 102 कैसे? क्योंकि ये जीरो से शुरू हो रहा है, होल नंबर था ना, जीरो से, 0 1 2 3, तो 102 आएंगे। सो ये फाइनाइट है, हमें इसका पता है कि भी इसके अंदर कितने जो हैं वो आएंगे और कौन कौन से आएंगे। सो वो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आएंगे, वो हमारे पास जो है वो फाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा। सो देन हमारे पास है जी यहाँ पर, जिसको देखते हैं जी पार्ट नंबर 6 को, द सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड। कोई सेट है हमारे पास, उसके अंदर एक ही एलिमेंट है। सो ये हमारे पास जो है वो सिंगलटन सेट होगा। सिंगल नाम से ही जो है ना, इसकी जो डेफिनेशन है, नाम ही स्टार्ट में क्या है जी, सिंगल। सिंगल मतलब एक। सो सिंगलटन सेट ही है, इसका मतलब एक ही इसके अंदर एलिमेंट है, तो नाम से ही इसकी जो है वो डेफिनेशन बन रही है। तो इससे आपने इसको याद रखना है। पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट, अगर एक एम्प्टी सेट हो हमारे पास, यानी कि एक फाई हो या एक खाली सेट हो, इस तरह का अगर हमारे पास एक खाली सेट हो, या हम इसको जो है वो फाई भी कहते हैं, तो पावर सेट इसके क्या होता है? पावर सेट यानी कि इसके सबसेट बनाएंगे तो इसका सबसेट एक ही बनेगा, फाई। फाई है पावर सेट में हम जितने भी सेट्स होते हैं, जितने सबसेट्स होते हैं, एक सेट के जितने भी सबसेट्स होते हैं, उन सब को हम जो है एक ही करली ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। सो एम्प्टी सेट है, इसका जो है वो हमारे पास इसको जो है पावर सेट करेंगे तो इस एक सेट को हम जो है वो करली ब्रैकेट्स में इस तरह जो है वो क्लोज कर देंगे। सो ये हमारे पास जो है वो पावर सेट होगा। अगर हमें कहा जाए कि इसके सब सेट्स लिखें, सो सब सेट खाली सेट का एक ही आएगा, फाई, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन जब हमें पावर सेट कहा गया तो पावर जो है वो स्टार्ट और एंड में करली ब्रैकेट्स आती है सभी सबसेट्स के बाद। तो इसका सबसेट एक है तो एक के बाद ही आएगी। अगर काफ़ी सारे सबसेट होते हैं तो सबके स्टार्ट में और लास्ट में एक मतलब ब्रैकेट जो है वो आती है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा डी। देन हमारे पास है जी पार्ट नंबर 8, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट 1 2 3 इज़। सो 1 2 3 है, इसके अंदर सबसेट या एलिमेंट जो है वो हमने फाइंड करने हैं। सो उसका जो हमारे पास फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है 2 रेज़ टू पावर n। इससे हम जो है वो पता लगा लेते हैं कि इसके कितने सबसेट बनेंगे या इसके कितने एलिमेंट्स बनेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1 2 3, 2 रेज़ टू पावर 3 ये करेंगे तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब है इसके 8 जो है वो सबसेट बनेंगे या एलिमेंट बनेंगे। कैसे बनेंगे? एक 5 आएगा, एक 1 होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 1 2 1 3 2 3, फिर 1 2 3। सो इस तरह जो है वो 8 जो है हमारे पास बन जाएंगे। देन हमारे पास है जी इफ़ A इज़ ए सबसेट ऑफ B देन A यूनियन B इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पे हमें कहा गया है कि जो A है वो हमारे पास सबसेट है, किसका सबसेट है जी? ये इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ।
इफ़ ए इज़ सबसेट ये था, इफ़ ए सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू, अगर ए है सबसेट बी का, यानी कि ए के जितने एलिमेंट हैं वो सारे के सारे बी में मौजूद हैं। ये सबसेट तो इसी तरह होगा ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक सबसेट है, एक सेट है जी 1 2 3 4, ये हमारे पास, इसको हम बी कह देते हैं। और ए सबसेट है इसका, तो ए मतलब है इसके अंदर यहाँ 1 2 होगा, ए जो है वो सेट ऑफ 1 2 है। सो 1 2 जो है वो बी में भी मौजूद है, और ए जो है वो इसी में से, बी में से ही लिया गया है। बी के जितने डिजिट्स है या जितने एलिमेंट्स हैं उनमें से कुछ एलिमेंट्स को हमने ए का नाम दे दिया। सो जब हम इसका यूनियन लेंगे तो यूनियन में जो है वो पूरा बी ही दोबारा आ जाएगा। सो ए तो इसी में से लिया गया, इससे बाहर से तो कोई नहीं है ना। जब सबसेट है तो इसका मतलब है इसके अंदर से लिया गया है। सो जब हम इसका यूनियन लेंगे तो पूरा बी ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ गया जी बी। यानी कि अगर यहाँ पर इसको सबसेट हम ए लेते हैं, ए हम इसको कह देते हैं जी 1 2, ये हमने इसका जो है वो एक सबसेट ले लिया जी ए। तो अब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो वही दोबारा आ जाएगा 1 2 3 4। सो वो हमारे पास बी है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है जी, इफ़ ए सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू, ए जो है वो सबसेट है बी का, तो इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास अब ए आएगा। क्योंकि ए के, यानी कि अगर हम इसको ए का नाम देते हैं, ये बी है, इसका सबसेट है 1 2 इसमें से लिया। सो जितने डिजिट्स हम ए में लेंगे सिर्फ वही जो है वो इंटरसेक्शन में आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। क्योंकि इंटरसेक्शन जो लेना है तो जो कॉमन होंगे, कॉमन तो वही होंगे ना जो हमने ए में लिए हैं। जो ए में नहीं लिए वो कॉमन कहाँ से आ गए। सो ए में जितने एलिमेंट्स लेंगे वो सारे दोनों में कॉमन होंगे। सो वो हमारे पास आ जाएगा जी ए। तो इंटरसेक्शन जो है वो हमारे पास ए आ गया। देन हमारे पास है जी, इफ़ ए इज बिलोंग्स ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए माइनस बी इज़ इक्वल टू, अगर ए जो है वो सबसेट है बी का और ए में से जो है वो बी को माइनस करते हैं। सो ए का यानी कि ए का हमने एग्जांपल के तौर पर हमने ए रखा सबसेट बी का, ये बी है 1 2 3 4 और 1 2 जो है ए है। सो ए में से बी माइनस करेंगे। सो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी में मौजूद हैं, बी में से ही हमने लिए हैं ना। सो जब ए में से बी माइनस करेंगे तो पूरा का पूरा ए ही माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो सारे के सारे बी में ऑलरेडी मौजूद हैं। जब हमने लिए ही बी में से तो इसका मतलब है कि वो बी में मौजूद हैं। सो वो बी में मौजूद हैं, सो इसका मतलब है कि जब ए में से बी को माइनस करेंगे तो वो हमारे पास 5 हो जाएगा, खाली सेट हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा जी 5, क्योंकि वो तो सारे कैंसिल हो गए, सारे माइनस हो गए। बी में से लिया था तो बी, ए जो है उसमें से बी को माइनस किया तो वो सारे माइनस हो गए। देन हमारे पास है जी ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू, पहले हमारे पास फर्स्ट 2 के साथ ब्रैकेट है, अब इक्वल टू यहाँ पे बी से सी तक ब्रैकेट आ जाएगी, ये सी, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। ये प्रॉपर्टी है जो हमारे पास पहले मैंने आपको करवाई हुई है, आई थिंक 5.2 में थी शायद ये प्रॉपर्टी। सो वहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ करवाई हुई हैं। देन हमारे पास है जी ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू, सो ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी जो है, इसका मैंने आपको एक निशानी बताई थी इनको लिखने के लिए कि जो वाला यहाँ पर जो फंक्शन जो है वो बाहर है ब्रैकेट के, अब राइट हैंड साइड यानी कि इक्वल की दूसरी साइड पे वो ही फंक्शन जो है वो ब्रैकेट्स के अंदर होगा। यानी यहाँ पर यूनियन बाहर है, सो अब जो है वो यूनियन अंदर होगा। सो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन अंदर है तो इंटरसेक्शन को बाहर लिखेंगे ब्रैकेट के, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये भी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टीज़ अगर आपने नहीं की तो आप इन प्रॉपर्टीज़ को दोबारा कर लीजिए और इनको याद कर लीजिए। ये जो है एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी इसके पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन में भी आपको प्रॉपर्टीज़ के नाम से कहा जा सकता है। सो देन जो है जी ये हमारे पास पार्ट नंबर 14 है, इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट देन ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू। कहते हैं कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट ए का बी में नहीं है और बी का कोई भी एलिमेंट ए में नहीं है, तो दोनों के अलग अलग एलिमेंट है। तो यूनियन लेंगे तो वो हमारे पास बी यूनियन ए के इक्वल होगा, यानी ए यूनियन बी जो है बी यूनियन ए के इक्वल होगा। ए यूनियन बी के इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि बी में ए वाले नहीं है, ए के इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि ए में बी वाले नहीं है, और यूनियन ले रहे हैं तो 5 भी नहीं हो सकता, ए वाले और बी वाले दोनों आएंगे तो वो बी यूनियन ए के इक्वल होगा, है ना जी। हमारे पास ये हमारे पास जी इसका पार्ट नंबर 15 है, इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज़ 3 एंड इन सेट बी इज़ 4 देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज़। तो अगर हमारे पास ए में 3 एलिमेंट हैं और बी में जो है वो 4 एलिमेंट हैं तो ए क्रॉस बी में कितने आएंगे, तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 12,
बहुत ही इजी है ये। सो 3 और 4 को, क्योंकि हम पहले एक लेंगे, फिर मतलब पहले का पहला और दूसरे को है वो 1 बाय 1 सारे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, फिर दूसरे को दूसरा, दूसरे का तीसरा, दूसरे का चौथा, फिर इस तरह जो है वो पहले का तीसरा। और इस तरह जो हमने जो है वो पहले जो इस एक्सरसाइज में जो है हमने जो क्रॉस प्रोडक्ट ये हमने जो है लिए हुए हैं यहाँ पर 5.4 में एंड 5.3 में। ये देखें यहाँ से ये 5.4 में भी सॉरी 5.4 एंड 5.5 में ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है आपने लिया था, जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। सो ये वही कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अगर आपने ये एक्सरसाइज की हुई है तो इसका आपको पता होगा। देन जो है जी हमारे पास हमें कहा गया है कि इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज़ 3 एंड इन सेट बी इज़ 2, देन नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन ए क्रॉस बी। सो बाइनरी रिलेशन इन ए क्रॉस बी कहा गया, तो ए क्रॉस बी के लिए सबसे पहले हमें इसे ए क्रॉस बी लेना होगा। तो ए क्रॉस बी के लिए हम 3 एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। इसका मतलब है कि इसमें टोटल जो है वो 6 जो है वो एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी में। और इसके अगर हम बाइनरी रिलेशन की बात करें यानी इसके सबसेट्स की बात करें तो हमें इसके ऊपर 2 फार्मूला लगाना होगा। यानी कि अगर हमारे पास एक सेट आ जाएगा जिसमें हमारे पास जो है वो 6 एलिमेंट्स होंगे। 6 एलिमेंट मतलब 1 2 3 4 5 6, इस तरह के हमारे पास 6 एलिमेंट आ जाएंगे। सो जब हम इसका सबसेट बनाएंगे तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, यानी पहले हमारे पास 5 आएगा, फिर 1, फिर 2 3 4 5 6, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 1 2 3 1 2 4 1 2 5 2 3 4 2 5 6, इस तरह के टोटल कितने बनेंगे। सो उसके लिए वो फार्मूला है 2n का, यानी कि जितने भी ये एलिमेंट्स हैं उनको 2 में रखें सो वो हमारे पास आ जाएगा। तो n क्या है हमारे पास 6, तो 2 ये हमारे पास इसका आंसर है। अदरवाइज़ आप इसको सॉल्व करें, सॉल्व करके फिर काउंट करके बताएं कि कितने हैं, अगर आपको इस फार्मूले का नहीं पता तो। नहीं तो आप ये फार्मूले याद रखें और इनसे जो है वो MCQs में बता। देन है जी हमारे पास द डोमेन ऑफ R इज़ इक्वल टू, इसकी जो है वो डोमेन लिखनी है। डोमेन हमारे पास 0 2 3 3 को जो है यानी कि किसी भी एक एलिमेंट को हम 2 बार नहीं लिखते, ना डोमेन में ना रेंज में। तो 0 2 3 और ये 3 है तो इसको छोड़ दें, 0 2 3 फर्स्ट वाले जितने भी एलिमेंट है ये हमारे पास डोमेन होते हैं। तो 0 2 3 ये हमारे पास आ गई डोमेन। देन हमने इसके ये जो है हमारे पास इसकी रेंज लिखनी है, द रेंज ऑफ R 1 3 2 2 3 1 4 4, इसकी रेंज लिखनी है। तो ये हमारे पास 3 2 1 4 यानी 1 2 3 4 आ जाएगी, 1 2 3 4। तो ये इसकी रेंज आ गई। सेकंड वाले जितने भी एलिमेंट है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 4 है। सो 1 2 3 4 इसको जो है वो तरतीब से लिख लेंगे 1 बाय 1। देन हमारे पास है जी ये हमारे पास है इसका पार्ट नंबर जो है 19 है। पॉइंट -1 4 लाइज इन द क्वाड्रेंट। जो -1 एंड 4 है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। सो क्वाड्रेंट का जो है वो ये आपको पता होगा कि ये हमारे पास होता है x एक्सिस और ये हमारे पास होता है जी y एक्सिस। इस साइड पे x जो है वो पॉजिटिव होता है, इस साइड पे x जो है वो नेगेटिव होता है। ये हमारे पास जो है यहाँ पर x पॉजिटिव, ये x पॉजिटिव, और यहाँ पर ऊपर जो है इस साइड पे ऊपर जो है y पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे ये हमारे पास नेगेटिव आएगा। सो फर्स्ट जो होता है वो हमारे पास x होता है, सेकंड वाला हमारे पास जो है वो y होता है। इधर x पॉजिटिव, इस साइड पे x नेगेटिव, ऊपर जो है वो y पॉजिटिव होता है, नीचे जो है वो y नेगेटिव होता है। सो यहाँ से इसको जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम देते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट का नाम देते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट का नाम देते हैं, ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो ये जो है जी अब हमारे पास हमसे कहा गया है कि x नेगेटिव y पॉजिटिव। सो ये हमारे पास x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव हो y पॉजिटिव हो, यानी x इससे पीछे जो है वो नेगेटिव होता है, y जो है इससे ऊपर जो है वो पॉजिटिव होता है। सो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ से इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लिखेंगे। देन हमारे पास द रिलेशन 1 2 2 3 3 3 3 4 इज़। सबसे पहले तो हमें इसका ये देखना होगा कि इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट हैं ये हमारे पास जो मैंने आपको चाइल्ड सेट कहा था, फर्स्ट एलिमेंट जो है इसका हम सेट ए का नाम देते हैं और सेकंड एलिमेंट्स को जो है उसको हम सेट बी का नाम देते हैं। तो सेट ए में कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जो 2 बार यूज़ हो रहा हो, यानी कि जिसके 2 इमेज बन रहे हो। सो वो हमने चेक करना है, यानी कि कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है कि जिसके पेरेंट सेट में 2 पेरेंट्स हों। सो यहाँ से हमारे पास 1 2 3 3
तो 3 3 2 बार आ रहा है, यानी कि ये हमारे पास जो है सेट ए में एक एलिमेंट ऐसा है 3 जो कि 2 बार यूज़ हो रहा है, जिसके 2 इमेज बन रहे हैं। एक इमेज इसका 3 बन रहा है, दूसरा इमेज इसका 4 बन रहा है। सो ये हमारे पास अब फंक्शन जो है वो नहीं होगा, इसको कहेंगे नॉट अ फंक्शन। अगर यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो ना इस तरह होता तो फिर हमें ये पता चल जाता कि ये फंक्शन है, उसके बाद हम चेक करते हैं कि ये कौन सा फंक्शन है, क्योंकि अब ये फंक्शन ही नहीं है तो ये चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि कौन सा है, बस ये फंक्शन ही नहीं है, नॉट अ फंक्शन। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जी, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको। तो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला पार्ट है हमारे पास डिफाइन अ सबसेट एंड गिव वन एग्जांपल। सबसेट हमारे पास क्या है, A and B are two sets and if the elements of set A are also the elements of set B, कि हमारे पास अगर दो सेट हों ए एंड बी और उसमें जो ए सेट है हमारे पास उसके जो एलिमेंट्स हैं, जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी में भी मौजूद हों, सो जो ए है वो हमारे पास बी का सबसेट होगा, यानी कि बी में से उसके एलिमेंट लिए गए हैं। सबसेट का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई एक बड़ा सेट है उसमें से हमने कुछ एलिमेंट लेके कुछ छोटा सेट बना लिया है, तो वो हमारे पास जो छोटा सेट है उसी के एलिमेंट्स का वो हमारे पास सबसेट होता है। सो वही यहाँ पर क्या गया कि अगर ए एंड बी दो हमारे पास सेट हों और उसमें से जो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैं वो सारे के सारे सेट बी में मौजूद हों, तो इसका मतलब यही है कि बी से ही वो लिए गए हैं। सो सेट ए जो होगा वो हमारे पास बी का सबसेट होगा, और इसको जो है हम कहते हैं जी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोटेड करते हैं जी ए सबसेट ऑफ बी। सो ये सबसेट का साइन है। पहले हमने जो है वो एक्सरसाइजेज में और इसके अलावा जो है एमसीक्यूज़ में भी इसको जो है वो काफ़ी मरतबा यूज़ किया है, तो उम्मीद है आपको इसका पहले ही पता होगा, बाकी मैंने अगेन इसका बता दिया दोबारा। सो इसका पार्ट नंबर 2 है जी हमारे पास, राइट ऑल द सबसेट ऑफ द सेट ए बी। सो ये हमारे पास सेट है, इसके सबसेट्स लिखने हैं। सो यहाँ पर लिखेंगे सबसेट्स, यहाँ पर इसका सबसेट लिखने थे, सॉरी, ये हमारे पास राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट ए बी। ये हमारे पास सेट ए बी है, इसके सबसेट लिखने हैं, यहाँ पर हमें दिया गया है। सो ये इसके सबसेट्स लिखने हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं सबसेट्स इज इक्वल टू, सबसे पहला सबसेट हमारे पास होता है जी फाई। फाई मतलब कोई इसका मतलब खाली एक सेट होता है, उसको हम कहते हैं फाई। पहला सबसेट आ गया फाई, उसके बाद सबसेट आएगा जी ए, देन हमारे पास सबसेट आएगा बी, देन हमारे पास सबसेट आएगा जी ए बी। सो इसके कितने सबसेट बनने थे, ये हमारे पास 2n का जो है फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे। इसके कितने हैं जी, ये हमारे पास कितने एलिमेंट है, एक दो एलिमेंट है, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4, 2 टू द 4। सो 1 2 3 4 एलिमेंट बनने थे, वो हमने बना लिए। ये हमारे पास इसका आंसर है। दैन हमारे पास वार्ड नंबर 3 है। यहाँ तक ये क्वेश्चन था, ये डायग्राम नहीं बनी हुई थी, ये मैंने बनाई। अभी आप तक यहाँ तक पहले आप क्वेश्चन समझ लें, उसके बाद में डायग्राम जो है वो आपको समझाता हूँ। शो ए इंटरसेक्शन बी बाय वैन डायग्राम व्हेन ए सबसेट ऑफ बी। ए सबसेट ऑफ बी है, सो ये मैंने एक जो है डायग्राम बना ली जिसमें ए को जो है बी का सबसेट रखा है, यानी कि बी के अंदर ही एक छोटा सा सेट है, बी से ही एक छोटा सा सेट बनाया जिसको ए का नाम दिया, यानी कि इसका कोई एलिमेंट बी के बाहर से नहीं होगा, सारे के सारे बी के अंदर से हैं, तो इसको बी के अंदर ही रखा है। अगर कुछ एलिमेंट बाहर होते कुछ बी वाले होते तो हम इसको जो है वो इस तरह जो है वो बनाते, ज्वाइंट सेट बनाते। और अगर जो है हमारे पास बी और ए के एलिमेंट सारे अलग अलग होते तो बी का अलग सर्कल बनाते और ए का अलग बनाते, उनको डिसजॉइंट रखते। सो ये बेसिकली ये डायग्राम्स बनाने का मेथड होता है। सो इसमें जो है हमें जो चाहिए था, हमें कहा गया है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है इसको वैन डायग्राम से हमने शो करना है, और ए जो है वो सब सेट है बी का, तो ए को बी का सब सेट बना दिया है। बी बड़ा सेट है और ए इसके अंदर छोटा सेट बनाया है। अब हमने इंटरसेक्शन लेना है, सो ए इंटरसेक्शन बी लेना है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि हमने वो जगह फिल करनी है जहाँ पर ए भी हो और बी भी हो। सो जहाँ तक ये ए है वहाँ तक बी भी है और ए भी है, तो इसको जो है हम फिल कर देंगे। और यही एमसीक्यूज भी एक हमने सोल्व किया था जिसमें हमने कहा था कि जो हमारे पास इंटरसेक्शन होगा वो ए के इक्वल होगा, और अगर हम इसका यूनियन लेते तो फिर ये बी के इक्वल आ जाता। यूनियन लेते तो ये बी जो है इसको फिल करते। सो अब इंटरसेक्शन लिया है तो ए को फिल करेंगे। सो ये हमारे जो 2 एमसीक्यूज हमने किए हैं वो भी आपको इससे डिटेल से समझ आ जाएगी, और इससे जो है ये हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। देन हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है जी इस क्वेश्चन का, शो बाय वैन डायग्राम। ये इतना क्वेश्चन है जो दिया हुआ है, वैन डायग्राम ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी। सो इसके लिए सबसे पहले हमें बी यूनियन सी लेना होगा, तो इस डायग्राम को हम बी यूनियन सी कह देते हैं कि ये हमारे पास बी यूनियन सी है। देन हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ। सो बी यूनियन सी है तो बी एंड सी को जो है वो पूरा फिल करेंगे, जितना बी सी है वो सारा का सारा जो है वो इसे फिल कर देंगे।
ये यहाँ तक। सो ये हमारे पास बी यूनियन सी आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया जी बी यूनियन सी। अब हमने क्या करना है, हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का है, सो ये इसका ए का इंटरसेक्शन लेंगे बी यूनियन सी के साथ। डायग्राम कैसे बनानी है वो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये ए है, ये बी है, ये सी है, कुछ भी इसमें जो है वो समझने वाली चीज़ नहीं है। यूनिवर्सल सेट के अंदर 3 सेट रख दिए हैं जी, एक ए बी एंड सी। सो ये इन सेट को इस तरह ज्वाइंट करना है, 3 सर्कल बना लेने हैं इस तरह से, ठीक है जी। देन जो है अब हमने इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी का। बी यूनियन सी हमने जो है वो फाइंड कर लिया, उसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। सो ए में जितना जितना एरिया आ रहा है उसको कवर करेंगे, बाकी नहीं करना है। ए के अंदर जितना जितना एरिया जो है वो आ रहा है उसको अब जो है वो हम कवर करेंगे। सो यहाँ से जो है जी ये हमारे अंदर का पास जो है वो इंटरसेक्शन आ जाएगा। ये हमारे पास बी यूनियन सी में जो है वो मौजूद था और ए में भी ये एरिया जो है वो मौजूद है, तो इसके साथ इंटरसेक्शन में ये एरिया आ जाएगा। और यही जो है ये वाली जो डायग्राम है ये डायग्राम इसका जो है वो आंसर है। सो ये पार्ट नंबर 4 था। पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। देन जो है हम अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ जाते हैं इस क्वेश्चन के। तो बाकी जो है वो बुक से सारे सॉल्व हो जाएंगे। ये जो है इनको जो है अलग से सॉल्व करना था, तो ये मैंने इसलिए लिख लिए थे। अगला है जी हमारे पास पार्ट नंबर 5 जो है इसका, डिफाइन इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। सो इसकी जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 में भी मैंने आपको ये जो है वो डिटेल के साथ बताया था। अगेन जो है ये मैं इंटरसेक्शन जो है वो यहाँ से मैं आपको दोबारा से जो है इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो ये है जी हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की डेफिनेशन। सो यहीं से जो है जी हमने इसको जो है वो सॉल्व करना है। सो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी एंड द सेट कंसिस्टिंग ऑफ यहाँ पर A intersection B is the set consisting of all the common elements of A and B। कि हमारे पास 2 सेट हैं A एंड B, उसमें जो है हमारे पास उससे जो है इंटरसेक्शन तब होता है जब हमारे पास उन दोनों में जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हम एक सेट में लिख दें। तो इंटरसेक्शन का आपको पता है, बाकी जो है हमने इंटरसेक्शन काफ़ी दफ़ा फाइंड भी किया, तो ये इसकी डेफिनेशन है। द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट A एंड B रिटन एज ए इंटरसेक्शन B एज अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ A एंड B। और A एंड B में जितने भी कॉमन एलिमेंट है दोनों में जो मौजूद हैं वो सारे के सारे हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट में आते हैं। और इसकी एग्जाम्पल है यहाँ से, इफ़ A इज इक्वल टू A B C D एंड B इज इक्वल टू C D E F, तो इसमें कॉमन क्या है C D, तो A इंटरसेक्शन B हमारे पास आ जाएगा C D। तो ये हमारे पास A इंटरसेक्शन B आ गया। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। ये पेज नंबर 86 है, यहाँ पे आप इसको जो है वो देख लेंगे। देन हमारे पास इसका अगला पार्ट है जी पार्ट नंबर 6, डिफाइन अ फंक्शन। फंक्शन क्या है जी, फंक्शन मैंने आपको 5.5 से के दरमियान में जब हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंचे थे तब मैंने आपको फंक्शन जो है वो डिटेल में समझाया था कि फंक्शन क्या होता है और रिलेशन क्या होता है। सो यहाँ पर जो है अब इसकी बेसिक आपको डेफिनेशन जो है वो बताऊँगा। सपोज A एंड B आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, देन रिलेशन F फ्रॉम A टू B इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ़ डोमेन F इज इक्वल टू A। जो डोमेन है इसकी वो हमारे पास सेट होगा A एंड एवरी जो A है वो हमारे पास जो है वो ओनली यहाँ पर लिखा हुआ है अपेयर्स इन वन एंड ओनली वन ऑर्डर्ड पेयर इन F। कि जो हमारे पास जहाँ से मैं आपको जो है इसकी एग्जांपल जहाँ से मैं आपको देता हूँ कि ये हमारे पास सेट A है, ये हमारे पास सेट B है। यहाँ से देखें ये हमारे पास कहा गया है कि जो डोमेन F है, डोमेन है वो हमारे पास A हो, यानी कि ये जो है डोमेन ये हमारे पास A हो, इसको A इसको B नहीं है ना। अगर ये हमारे पास A होगा ये B होगा तो ये हमारे पास रिलेशन नहीं होगा। पहली शर्त क्या है कि ये हमारे पास पहले वाला जो है जिसको हम डोमेन कहते हैं वो हमारे पास सेट A हो, और जिसको हम रेंज कहते हैं वो हमारे पास सेट B हो। ये डोमेन होती है, ये रेंज होती है। सो ये डोमेन जो है ये उन्हीं में से आती है जो बेसिकली हमारे पास दो जो है वो हमारे पास होते हैं। जैसे ये हमारे पास 1 2 2 3 3 4, सो 1 2 3 4 ये हमारे पास डोमेन है, 2 3 4 5 ये हमारे पास रेंज है। फर्स्ट वाले एलिमेंट डोमेन होते हैं, सेकंड वाले रेंज होते हैं। सो डोमेन जो है उसको A कहना है, रेंज जो है उसको B कहना है, तो ये हमारे पास एक फंक्शन होगा। ये पहली शर्त है।
अब दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त वो ये कह रहा है कि जो ए है एक्स जो है वो बिलोंग्स करे ए से और अपेयर करे ओनली वन एंड ओनली वन ऑर्डर्ड पेयर इन एफ, यानी कि इसका जो है वो एक एक का जो है वो एक एक ही ऑर्डर हो, यानी कि 4 का ऑर्डर 5 हो, 4 का ऑर्डर 4 हो, ऐसे ना हो। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट 2 मरतबा यूज़ ना हो, एक मरतबा ही। सेट ए के जितने एलिमेंट हैं वो एक मरतबा ही यूज़ हों। जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है, एक मरतबा यूज़ हुआ है, ये एक, ये एक, ये एक। और यहाँ से मैं इसकी एक एग्जांपल आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे जो है सेट ए में जो फर्स्ट डिजिट है ए, इसको 2 बार यूज़ किया गया है। एक बार इसको 1 के साथ यूज़ किया गया है, एक बार इसको 2 के साथ यूज़ किया गया है। तो ये जो है ये अब हमारे पास फंक्शन नहीं है। हाँ, अगर 2 हमारे पास सी और डी जैसे हैं, इन दोनों को एक ही के साथ यूज़ कर दिया गया है तो कोई इशू नहीं है, इसका कोई इशू नहीं है। सी तो एक बार ही यूज़ हो रहा है ना, किसी के साथ 4 के साथ हो रहा है कोई मतलब, डी भी एक बार ही यूज़ हो रहा है। सो जो एलिमेंट है वो एक बार यूज़ हो, 2 बार यूज़ ना हो। इसके लिए मैंने आपको एक जो है वो आसान सी डेफिनेशन जो है वो एक एग्जांपल बताई थी कि ये हमारे पास जो है इसको हम जो है वो चाइल्ड सेट कहेंगे, इसको हम जो है वो पेरेंट सेट कहेंगे। सो हर चाइल्ड का एक पेरेंट होना चाहिए। बहुत सारे चाइल्ड के एक पेरेंट हो सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक चाइल्ड के बहुत सारे पेरेंट्स नहीं हो सकते। सो ये जो है इसकी जो है वो हमारे पास दूसरी शर्त है कि जितने भी सेट ए के एलिमेंट हैं, यानी जितने भी चाइल्ड सेट हैं, एलिमेंट हैं, सब चाइल्ड एलिमेंट का एक एक ही पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए। बहुत सारे चाइल्ड एलिमेंट का एक पेरेंट एलिमेंट हो सकता है, लेकिन एक चाइल्ड एलिमेंट के बहुत सारे पेरेंट एलिमेंट नहीं हो सकते। सो उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी। तो ये जो है जी ये हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन है। तो यहाँ से जी आप इसको देख लेंगे कि एक्स इज बिलोंग्स टू ए अपेयर्स इन वन एंड ओनली वन ऑर्डर्ड पेयर इन फंक्शन एफ। तो हर जो है वो चाइल्ड का एक पेरेंट होना चाहिए। सो यानी कि सेट ए जो है उसके जितने भी एलिमेंट हैं उनका ओनली वन एंड वन जो है वो होना चाहिए, इमेज होना चाहिए सेट बी में। तो ये था जी हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन। देन जो है जी हमारे पास डिफाइन वन वन फंक्शन है। वन वन फंक्शन की डेफिनेशन भी मैंने आपको वहीं से करवाई थी। ये है जी हमारे पास वन वन फंक्शन की डेफिनेशन। अगर हमारे पास जब हमारे पास फंक्शन आ गया है तो अब हमारे पास जो है इसके फंक्शन की भी टाइप्स होती हैं। वन वन फंक्शन हमारे पास ऐसा फंक्शन होता है जिसमें जो है सेट ए के हर एलिमेंट का सेट बी में एक ही इमेज हो, तो वो हमारे पास वन वन फंक्शन होता है। तो यहाँ पर ये इसकी डेफिनेशन दी गई है। अब फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड वन वन फंक्शन इफ़ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैज़ डिस्टिंक्ट इमेज, यानी कि अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग इमेज हो। सो वो हमारे पास जो है वो वन वन फंक्शन होता है। तो यहाँ से ये इसकी डेफिनेशन है। इसके ये एग्जांपल भी दी गई है कि ज़ीरो का एक ही जो है वो मतलब कि डिस्टिंक्ट इमेज है, और ये 1 का 2 है, 2 का 3 है, 3 का 4 है। ऐसा नहीं है कि जो 2 का भी 3 है और 3 का भी 3 है और 1 का भी 3 है। सो इसका मतलब ये फंक्शन तो है, ये तो नहीं है कि फंक्शन नहीं है। फंक्शन मैंने आपको कहा कि ये जो है ये चाइल्ड सेट है, तो इसका जो है सभी चाइल्ड सेट का, सभी चाइल्ड एलिमेंट का एक जो है वो पेरेंट एलिमेंट हो सकता है। लेकिन जो है यहाँ पर जो है वन वन फंक्शन तब होगा जब एक चाइल्ड एलिमेंट का एक ही पेरेंट एलिमेंट हो। सो वो जो है जी ये हमारे पास वन वन फंक्शन होगा। तो इसकी यहाँ से ये आप डेफिनेशन कर लेंगे। अब फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड वन वन फंक्शन इफ़ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन बी। सो ये हमारे पास जो है वो वन वन फंक्शन होगा। देन हमारे पास अगला है जी इसका डिफाइन एन ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन यहाँ से देख लेते हैं जी। ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसमें जो है हमारे पास सेट बी का, इसकी डेफिनेशन ऐसे है कि जो सेट बी में जितने भी एलिमेंट है सबका कम से कम एक ना एक इमेज सेट ए में होना चाहिए, मिनिमम एक इमेज होना चाहिए। जैसे ये हमारे पास था ना कि यहाँ पर 5 था, इसका कोई इमेज नहीं था। सो ठीक है, कोई इशू नहीं है। सो 5 का जो है वो इमेज नहीं है, तो ये हमारे पास फंक्शन है। लेकिन अगर सभी एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज हो यहाँ पर,
सभी एलिमेंट को कोई ना, यानी कि जहाँ पर 1 का इमेज है 2 0, 2 का इमेज 2 है, 1 भी है और 3 भी है, ठीक है जी, 3 का इमेज भी है 2। सो इस तरह का जो हमारे पास होगा जिसमें कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं होगा जिसका कोई सेट ए में चाइल्ड ना हो, यानी कि पेरेंट कोई ऐसा ना हो जिसका सेट ए में कोई चाइल्ड ना हो। सो वो हमारे पास जो है वो ऑन टू फंक्शन कहलाता है। इसकी डेफिनेशन यहाँ से देखते हैं, फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड एन ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन इमेज ऑफ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट ए, कि सेट बी के जितने एलिमेंट है उसके कम से कम, उन एलिमेंट्स के कम से कम एक इमेज जो है, हर एलिमेंट की एक इमेज जो है वो सेट ए में लाजमी होनी चाहिए। 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, इधर से इधर जो है वो ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन जो मिनिमम है वो एक होनी चाहिए। तो ये हमारे पास होगा जी ऑन टू फंक्शन। देन हमारे पास है जी पार्ट नंबर 9 है जी, डिफाइन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हमारे पास वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन दोनों हो, यानी कि हर एलिमेंट का एक इमेज भी है वो भी लाजमी हो, हर सेट बी के हर एलिमेंट का सेट ए में इमेज भी लाजमी हो, और हो भी एक ही, ये नहीं कि 2 हो, एक ही हो। जैसे ये हमारे पास 1 1 में था ना कि एक 1 1 फंक्शन में हमने कहा कि सेट बी के एलिमेंट्स का एक ही इमेज हो, सेट बी के कुछ एलिमेंट्स रह जाएं तो रह जाएं, लेकिन वो जो है उसके इमेज जो है वो 2 नहीं होने चाहिए। सो और यहाँ पर ऑन टू फंक्शन में ये था कि हर एलिमेंट का कम से कम एक इमेज होना चाहिए। सो यहाँ से बाइजेक्टिव फंक्शन में अब ये है कि ये दोनों जो है वो दोनों को होल्ड करे, यानी कि हमारे पास जो है वो इसकी सिंपल एग्जांपल ये देख लें कि आप जितने इधर हैं हमारे पास एलिमेंट उतने ही इधर हो और हर एलिमेंट का एक ही इमेज हो। सो ये जो है ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। सो ये इसकी डेफिनेशन होगी है, लाइक एक्सप्लेन करके मैंने इनको इन डिटेल जो है वो मैंने एक्सरसाइज 5.5 में जो है उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 से पहले जो है वो मैंने इसको जो है वो एक्सप्लेन कर दिया था, वहाँ से जाके भी आप इसको देख सकते हैं। दैन है जी हमारे पास राइट डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन लॉज जो है वो मैं यहीं पर जो है इनको लिख देता हूँ, बुक में भी वैसे दिए गए हैं लेकिन यहाँ पर जो है इनको अगेन यहाँ पर लिख लेते हैं। डी मॉर्गन लॉज है हमारे पास, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट भी लगा सकते हैं और इस तरह जो है ये साइन भी लगा सकते हैं, स्मॉल सी भी यहाँ पर लिख सकते हैं। यूनियन है तो फिर इधर इंटरसेक्शन आएगा बी कम्प्लीमेंट। दूसरा है जी हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट, अगर इधर इंटरसेक्शन आया तो इधर यूनियन आएगा, ए इंटरसेक्शन सॉरी ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। सो ये हमारे पास 1 एंड ये 2 ये जो है ये हमारे पास डी मॉर्गन लॉज है दोनों। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होगा। दैन जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। इफ़ ए सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी, अगर ए जो है वो बी का सबसेट है, ये वही बात आ गई जो अभी हम पीछे यहाँ से भी हम करके आए हैं, ये यहाँ से, और इसके अलावा जो है वो हम MCQs में भी 2 क्वेश्चन थे इस तरह के, तो वही बात जो है वो यहाँ पर आ गया कि इफ़ ए सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी, अगर ए जो है वो सबसेट है बी का, यानी कि ए के जितने एलिमेंट है वो सारे के सारे बी में मौजूद हैं, तो ए यूनियन बी जो है वो क्या होगा, वो हमारे पास इक्वल होगा बी के, क्योंकि बी में वो सारे एलिमेंट ऑलरेडी मौजूद हैं ए वाले। सो इनका जब यूनियन लेंगे तो यूनियन हमारे पास बी ही आएगा। इस तरह यहाँ से अगर हमारे पास इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू 5 होता है देन ए एंड बी आर, कि ए एंड बी का जो है हमने जो है वो इंटरसेक्शन लिया, सो हमारे पास आंसर आया 5। तो इसका मतलब है कि ए एंड बी दोनों डिसजॉइंट है, यानी कि इन दोनों का कोई भी एलिमेंट मिलता ही नहीं है। अगर कोई एलिमेंट मिलता तो यहाँ पर आता ना, नहीं आया, तो इसका मतलब है कि ए का कोई एलिमेंट बी में नहीं है, बी का कोई एलिमेंट ए में नहीं है, तो ये दोनों डिसजॉइंट है, ए एंड बी आर डिसजॉइंट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जी डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है जी। देन हमारे पास है जी इफ़ ए इज़ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, देन यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद हैं, तो क्या है इसका मतलब है कि ए एंड बी जो है वो दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, तो दोनों के एक दूसरे में एलिमेंट मौजूद है ना। तो अगला है जी हमारे पास इफ़ ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी, ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी मेरे ख्याल में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। यहाँ से दोबारा जो है इसको देख लेते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है या कौन सी थी ये प्रॉपर्टी हमारे पास, प्रॉपर्टी का नाम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, और ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। सो ये 2 प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने याद की, इसकी मैंने आपको निशानी ऐसे बताई थी कि यहाँ पर जो है ये ब्रैकेट से बाहर है इंटरसेक्शन, तो अब ब्रैकेट्स के अंदर इंटरसेक्शन
आना चाहिए। ये दो ब्रैकेट्स के अंदर इंटरसेक्शन आ गया, ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी। सो ये ब्रैकेट्स के ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ये ब्रैकेट्स के अंदर आ गया। और यूनियन जो ब्रैकेट के अंदर था इसको हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, तो इसको पढ़ेंगे इंटू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन इंटू ए इंटरसेक्शन सी। देन हमारे पास ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी है, तो अब इसका उलट करेंगे, ये जो इंटरसेक्शन था इसको अब हम यूनियन करेंगे, ए यूनियन बी आ जाएगा, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो इंटरसेक्शन है वो बाहर आ जाएगा और यूनियन ब्रैकेट के बाहर है तो ये ब्रैकेट्स के अंदर चला जाएगा। तो इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सो ये जो है जी ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये हमारे पास इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है और ये यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है। उसके बाद है जी हमारे पास अगला जो इसका पार्ट है, पार्ट नंबर 6, द कम्प्लीमेंट ऑफ यू इज़। कम्प्लीमेंट ऑफ यू हमारे पास क्या है? कम्प्लीमेंट ऑफ यू इज़, ये मैंने इसको थोड़ा सा जूम किया, यहाँ से अब देखें, द कम्प्लीमेंट ऑफ यू इज़, यू का कम्प्लीमेंट हमारे पास बेसिकली ये यू है, इसका ये कम्प्लीमेंट लिया। सो कम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? यू माइनस यू। कम्प्लीमेंट का मतलब होता है ना यू माइनस, इसमें तो माइनस क्या करना है? यू। सो यू माइनस यू हमारे पास क्या आएगा? फाई, माइनस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा सर। द कम्प्लीमेंट ऑफ फाई का कम्प्लीमेंट लेना है जी। फाई का कम्प्लीमेंट क्या होता है? यू माइनस किसका लेना है? फाई का। तो यू माइनस फाई, यानी कि यू में से फाई माइनस करेंगे, यानी यू में से 0 माइनस करें, कुछ भी नहीं माइनस करना, फाई जो खाली सेट है। सो हमारे पास क्या आएगा? यू ही आ जाएगा। जब माइनस उसमें से कुछ नहीं करना, फाई माइनस कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? यू। ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट किसके इक्वल है जी? ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट का मतलब होता है जी कि यू माइनस ए कम्प्लीमेंट में यू माइनस ए। सो यू में से ए जो है वो सारा माइनस हो जाएगा। तो यू में जो है कोई भी ए का एलिमेंट बचेगा ही नहीं, यू में से ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो माइनस कर दिए जाएंगे। सो जब यू में से ए के एलिमेंट माइनस कर दिए हैं तो यू में ए का एलिमेंट नहीं है, तो इंटरसेक्शन लेंगे उसके साथ। ये है ना, ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट है। ए कम्प्लीमेंट लिया, यू में से ए माइनस कर दिया। अब यहाँ पर वो यू बचा जिसमें ए का कोई एलिमेंट है ही नहीं। जब ए का उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं तो ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ए वाले जो एलिमेंट है वो यू में तो मौजूद ही नहीं, वो तो हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं कम्प्लीमेंट की वजह से। सो कम्प्लीमेंट की वजह से ए के एलिमेंट माइनस कर दिए, यू एंड ए जो है उसके कोई एलिमेंट मिल ही नहीं रहे। सो जब मिल ही नहीं रहे तो वो हमारे पास फाई आ जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। सो ये हमारे पास आ जाएगा जिसको हम कहेंगे फाई। ठीक है जी, खाली सेट, कुछ भी जो है वो नहीं आएगा, कुछ भी इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। देन है भाई उसके अंदर यूनियन आ गया। अब वही काम, यू में से ए जो है वो माइनस किया, यूनियन में वो ए दोबारा आ जाएगा क्योंकि यूनियन ले रहे हैं ना। सो ए माइनस किया था पहले, कम्प्लीमेंट लिया, यू में से ए माइनस हो गया, फिर यू के साथ ए का यूनियन लिया तो वो ए जो है वो यू में वापस आ गया। सो यहाँ पर हमारे पास यू आ जाएगा। यू में ए माइनस किया था, यूनियन लिया तो ए जो है वो दोबारा आ गया यूनियन लेने से पहले। जो इंटरसेक्शन था तो ए तो था ही नहीं, सो फाई हो गया। अब ए था, ए का यूनियन लिया, सो वो दोबारा यू जो है वो पूरा हो गया। देन हमारे पास है जी द सेट एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू ए एंड एक्स इज़ नॉट बिलोंग्स टू बी। इसमें कहा जा रहा है कि जो एक्स है वो हमारे पास ए से बिलोंग कर रहा है लेकिन एक्स जो है वो बी से बिलोंग नहीं कर रहा। सो अगर एक्स बी से बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि बी जो है वो ए में से माइनस कर दिया, यानी ए में वो बी नहीं है। अगर ए में बी होता तो वो एक्स उससे बिलोंग करता, क्योंकि अब एक्स जो है वो बी से बिलोंग नहीं कर रहा। एक्स के कोई भी एलिमेंट जो है वो बी से नहीं है, वो ए से हैं। सो इसका मतलब है कि ए बी के कोई एलिमेंट ए में भी नहीं है। फिर अगर ए में बी का एलिमेंट होता तो एक्स ए से भी बिलोंग करता, एक्स बी से भी बिलोंग करता। अब एक्स सिर्फ ए से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि बी का कोई एलिमेंट भी ए में भी मौजूद नहीं है। तो ए माइनस बी कर देंगे, इसमें से ए में से बी वाले एलिमेंट जो है वो निकाल देंगे। देन जो हमारे पास इसका पार्ट नंबर 11 है, द पॉइंट -5 -7 लाइज इन डैश क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है? इसके लिए ये अभी जो है हमने ये बनाई थी फिगर, या मैंने आपको बताया था कि इस साइड पे जो है यहाँ पर प्लस एक्स जो है यहाँ प्लस होता है, यहाँ एक्स जो है वो माइनस होता है, ऊपर जो है वो वाई प्लस होता है, नीचे जो है वो वाई माइनस होता है। सो यहाँ पर एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। सो यहाँ से जो है जी अब हमने देखना है जी एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है। सो ये किस क्वाड्रेंट में है जी? यहाँ पे एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पर लिखेंगे जी थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट हमारे पास द पॉइंट 4 -6 लाइज इन डैश क्वाड्रेंट, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव।
सो यहाँ से देखें ये x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? 4 क्वाड्रेंट है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 क्वाड्रेंट, 4th क्वाड्रेंट यहाँ पर आ जाएगा। ये सॉरी यहाँ पर इसको, हाँ ठीक है, 4th क्वाड्रेंट। और देन हमारे पास अगला है जी इसका पार्ट नंबर 13, द y कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट इज डैश ऑन x एक्सिस। जो y है वो x एक्सिस के ऊपर क्या है, यानी कि ये जो y है, ये हमारे पास y है, ये इस x एक्सिस के ऊपर क्या है, तो ये इस x एक्सिस के ऊपर 0 होता है। यहाँ पर क्योंकि y 0 है ना, यहाँ पर ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, यहाँ पर 0 है। सो ये पूरी जो लाइन है इस पूरी लाइन के ऊपर 0 है। ये सिर्फ ये एक पॉइंट नहीं है, ये पूरी लाइन है, इस पूरी लाइन के ऊपर y 0 है। इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे 1, सो 1 वाली पूरी लाइन पर y जो है वो 1 होगा। नीचे जाएंगे -1, -1 वाली पूरी लाइन पर y -1 होगा। तो ये इस तरह पूरी एक लाइन होती है जिसके ऊपर जो है वो y का वो नंबर होता है। तो यहाँ पर अगर सेंटर में जो है y 0 है तो यहाँ पूरे x के ऊपर जो है वो y 0 होगा। सो पॉइंट इज 0 ऑन x। सो जो y कोऑर्डिनेट है ये एवरी पॉइंट ऑफ x एक्सिस के हर पॉइंट के ऊपर जो है ये 0 होता है। और इसी तरह जो है यहाँ पर द x कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट इज डैश ऑन y एक्सिस। इसी तरह जो x है यहाँ पर x पॉजिटिव, इस साइड पे x नेगेटिव। सो यहाँ पर इस लाइन के ऊपर x क्या होगा, इस लाइन के ऊपर x 0 है, यहाँ पर x 0 है, तो ये पूरी लाइन के ऊपर ही x 0 है। तो y की पूरी लाइन के ऊपर x क्या होता है जी, पूरी लाइन के ऊपर हर पॉइंट के ऊपर जो है वो x 0 होता है। अगला ये द डोमेन ऑफ ए बी डी सी सी डी। इसकी डोमेन लिखनी है। डोमेन ये फर्स्ट वाले होते हैं ए बी एंड सी। सो यहाँ पर इसको लिखेंगे जी ए बी सी। द रेंज ऑफ ए बी बी सी सी, तो इसकी रेंज जो है ये सेकंड वाले होते हैं, रेंज जो है ए, ये बी और ये वाला सी। सो यहाँ पर लिखेंगे जी ए बी सी। नेक्स्ट है हमारे पास वैन डायग्राम वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। वैन डायग्राम जो है इसको सबसे पहले यूज़ किसने किया था, तो वो एक ब्रिटिश मैथमेटिक्स था जिसका नाम था जॉन वैन। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन में भी उसका नाम दिया गया, असल में उसका नाम ही जॉन वैन था, तो उसने इसका नाम जो है वो वैन डायग्राम रख दिया। वैन तो बेसिकली वैन के स्पेलिंग तो VEN होता है, लेकिन यहाँ पर वैन जो है VENN है, तो उसका नाम ही जो है वो VENN से वैन था। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर इसका नाम जो है वो दिया होगा। ये देखें, ये ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन वैन 1834 टू 1923। 1834 में जो है उसकी जो है वो बर्थ हुई थी और 1923 में डेथ हो गई थी। सो इसका नाम था जी जॉन वैन। तो सबसे पहले उसी ने यूज़ किया था, उसने इसका नाम जो है वो वैन डायग्राम दिया था। तो इसका लिखते हैं जी जॉन वैन, जॉन वैन। नेक्स्ट है जी हमारे पास अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज़ कॉल्ड द। तो जो सबसेट होते हैं ए क्रॉस ए के वो हमारे पास क्या होते हैं, सो ये जो है जी ये आपने पहले भी आपने एक्सरसाइज में ये किया हुआ है। इसकी डेफिनेशन भी आपने बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि बाइनरी रिलेशन बेसिकली हमारे पास ऐसे जो एलिमेंट हैं जो हमारे पास किसी सेट के सबसेट के इक्वल होते हैं, यानी किसी सेट के जो सबसेट हैं उनको हम बाइनरी रिलेशन भी कहते हैं। कार्टीजियन प्रोडक्ट में, कार्टीजियन प्रोडक्ट में जितने भी जो सबसेट होते हैं उन सबसेट्स को बाइनरी रिलेशन कहते हैं। यहाँ से जो है इसकी बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन से जो है वो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। तो ये है जी इसकी बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन। इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन अ सबसेट आर इज़ कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। तो कोई भी सबसेट जो आर है वो बाइनरी रिलेशन कहलाता है। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर बाइनरी रिलेशन। बाइनरी और रिलेशन तो जगह थोड़ी सी मैंने इसको यहाँ छोटा छोटा करके लिख दिया बाइनरी रिलेशन। सेकंड लास्ट में हमारे पास इफ़ एफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी देन एफ इज़ एन डैश फंक्शन। एफ जो है वो हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा। तो इसको जो है थोड़ा सा आप तवज्जो से समझिएगा कि इसमें हमें कहा गया है कि जो फंक्शन है एफ है वो ए टू बी है, ए फ्रॉम ए टू बी एंड रेंज एफ इज़ इक्वल टू बी। जो रेंज है वो हमारे पास एफ इज़ इक्वल टू बी है, यानी कि बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी, उन सभी का कोई ना कोई इमेज जो है वो मौजूद है। फंक्शन है ए फ्रॉम बी फ्रॉम ए टू बी
ए टू बी फंक्शन है और उसकी जो रेंज बी है वो एफ के इक्वल है, यानी फंक्शन के इक्वल। इसका मतलब है कि वो बी जो है वो सारे के सारे उसके एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं। सो यहाँ से आपने ये एक डेफिनेशन यहाँ से आपने जो है वो की होगी, ये ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में भी बेसिकली यही कहा गया है कि बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कोई ना एक इमेज बनाते हो, एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है वो उसकी इमेज जो है वो बनाते हो, यानी कि उसके सारे बी के एलिमेंट जो हैं वो यूज़ हो रहे हों। तो यहाँ पर भी वही हमें बेसिकली कहा गया है कि एफ रोम ए टू बी एंड रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी, देन एफ इज़ एन। एफ इज़ एन क्या है? एफ इज़ एन, एफ जो है हमारे पास ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट जो है वो यूज़ हो रहे हैं। लास्ट है हमारे पास द रिलेशन ए बी सी ए डी इस डैश या फंक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है हमारे पास सेट ए होता है, ये पहला और ये पहला, ये सेट ए होता है। सेट ए हमारे पास क्या है? ए बी एंड ए, ये हमारे पास सेट ए है। इसमें ए जो है वो 2 बार यूज़ हो रहा है, यानी कि जो चाइल्ड सेट है उसके जो है उसको 2 बार यूज़ किया जा रहा है। तो इसके जो है चाइल्ड सेट ए के जो है वो 2 पेरेंट्स हैं, एक पेरेंट बी है, एक पेरेंट डी है। सेट पेरेंट में इसके 2 एलिमेंट हैं चाइल्ड सेट ए के। चाइल्ड सेट ए का एक एलिमेंट जो है वो बी है, एक एलिमेंट जो है वो डी है सेट बी में। सो ये हमारे पास फंक्शन नहीं है, ये हमारे पास रिलेशन है, इसको कहेंगे नोट अ फंक्शन। ये हमारे पास कोई फंक्शन नहीं है। और इसी के साथ जो है हमारा जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो है चैप्टर यूनिट नंबर 6 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।